नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना, यमुनानगर। कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 5 और अध्याय का नाम है अधिकार। भाग 2 आज हम इसका करेंगे, लेकिन भाग 2 को करने से पहले भाग 1 में हम क्या कुछ कर चुके हैं इसका एक संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त परिचय जान लेना भी जरूरी है। तो भाग 1 में हम इसी अध्याय के अब तक कर चुके हैं अधिकार किसे कहते हैं। वास्तव में अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं या परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। अधिकार की परिभाषाएं भी हमने आपको कराई है और अधिकार के अर्थ और अधिकार की परिभाषाओं के आधार पर अधिकार की कुछ विशेषताएं भी आपको बताई हैं, ताकि आप अधिकार के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझ सकें। इसी प्रकार अधिकार और दावे में क्या अंतर है यह भी हमने बताया है। दावा मतलब एक मांग होती है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दावा अधिकार की पहली अवस्था है। अधिकार कहां से आते हैं इसके बारे में भी आपको बताया है। अलग अलग लोगों की इस बारे में अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में अधिकार जो हैं वो भगवान ने या फिर प्रकृति ने दिए, लेकिन वर्तमान समय में अब ये धारणा लुप्त होती जा रही है। अब ये माना जाने लगा है कि अधिकार वास्तव में व्यक्ति ने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बनाए हैं। इसके अलावा पिछले भाग में हम मानव अधिकार क्या होते हैं ये भी आपको बता चुके हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकारों के बारे में जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसमें किन किन अधिकारों की चर्चा की गई है उसका भी विस्तार से वर्णन कर चुके। और सभी देशों के लिए यह जरूरी किया गया है कि वे अपने संविधान में मानव अधिकारों की व्यवस्था करें। तो आज हम अध्याय 5 अधिकार का भाग 2 करेंगे। भाग इस 2 में हम जिन चीजों पर प्रकाश डालेंगे वो है अधिकार के विभिन्न प्रकार। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकारों के बारे में आपको इस भाग में विस्तार से बताया जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अधिकार जिम्मेदारियां होती हैं। वास्तव में अधिकार व्यक्ति पर जिम्मेदारी तय करते हैं या व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करते हैं। अब वो जिम्मेदारी कैसे तय होती है वो हम इस भाग में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अधिकार भाग 2। कक्षा 11 और 11वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, पाठ 5 और पाठ का नाम है अधिकार। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 2 में हम सबसे पहले जानेंगे कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो अधिकारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो ये 3 प्रकार हैं अधिकारों के। अब इनके हर किसी का वर्णन हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स। क्या है प्राकृतिक अधिकार? प्राकृतिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त हुए, इन अधिकारों का समर्थन जॉन लॉक ने किया है। इसी अध्याय के भाग 1 में हम आपको प्राकृतिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं और जॉन लॉक के बारे में भी बता चुके। उनका कहना है कि जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था
और व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जंगलों में रहता था, तो प्रकृति ने उसे कुछ अधिकार दिए हुए थे। इनकी संख्या जॉन लोक ने 3 बताई है। तो 3 प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? ये जॉन लोक है 3 नेचुरल राइट्स उन्होंने दिए हैं ये, और वो 3 प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जॉन लोक ने ये 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं जब वो प्राकृतिक अवस्था में रहता है था। जॉन लोक का कहना था कि ये अधिकार मानव को जन्म से ही प्रकृति द्वारा दिए गए, अर्थात इन अधिकारों को देने वाला कोई राज्य या सरकार नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति या शासक राजा उन्हें हमसे नहीं छीन सकता है, क्योंकि राजा ने ये अधिकार व्यक्ति को नहीं दिए हैं बल्कि भगवान ने या फिर प्रकृति ने दिए हैं, इसलिए कोई भी राजा इन अधिकारों को व्यक्ति से नहीं छीन सकता है। उनका कहना था कि मनुष्य के अन्य सभी अधिकार जितने भी वास्तव में बाद में अधिकार बने वह इन 3 बुनियादी अधिकारों से ही निकले। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, मतलब मांगे या ना मांगे, लेकिन व्यक्ति होने के नाते हमें ये अधिकार मिलने ही चाहिए। दूसरा हमारे पास जो वर्गीकरण आता है अधिकारों का वो है नैतिक अधिकार, मोरल राइट्स। क्या है मोरल राइट्स? नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित, जो आपकी अंतरात्मा पर आधारित होते हैं। कई बार आपकी आत्मा मानती है तो आप इन अधिकारों का पालन करते हैं, या आगे आपको बताया जाएगा। तो जो व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित होते हैं, इन अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति नहीं होती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। इसमें इन अधिकारों की एक विशेषता यही है कि ये व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनका पालन करे तब भी ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति इनका पालन ना करे तो किसी कानून के द्वारा उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती है। उदाहरण के लिए माँ बाप को यह नैतिक अधिकार प्राप्त है कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाएं। तो ये एक नैतिक अधिकार माँ बाप को मिला हुआ है। लेकिन यदि उनके नालायक बच्चे, क्योंकि ऐसे बच्चों को नालायक ही कहा जाएगा कि जिस माँ बाप ने पाल पोस कर उनको इतना बड़ा किया, काबिल बनाया, और उसके बाद जब बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों के सहारे की जरूरत पड़े और वे उनकी सहायता न करें, तो ऐसे बच्चों को नालायक बच्चे कहा जाए। तो यदि उनके नालायक बच्चे उनकी सेवा न करें तो इसके लिए वे किसी अदालत में नहीं जा सकते हैं। कोई कोर्ट नहीं बना है जो माँ बाप को उसका हक ये कह सके कि बच्चे उनकी सेवा करें। तो इसी प्रकार ये हमारी नैतिक भावना पर आधारित होते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करें। चित्र में दिखाया गया है कि माता पिता के बूढ़ा होने पर उनकी देखभाल करना बच्चों का दायित्व है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़े। जब उनको जरूरत पड़े सहारे की तो उनका सहारा दिया जाना चाहिए। और तीसरा हमारे पास अधिकारों के प्रकार का आता है कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स। क्या होते हैं कानूनी अधिकार? कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति होती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे इसके लिए सजा दी जा सकती है। नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में फर्क यही है कि नैतिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति नहीं होती, इसलिए यदि कोई व्यक्ति उनका पालन नहीं करता तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन कानूनी अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है, इसलिए इनका पालन करना जरूरी होता है, और यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे कानून के अनुसार सजा दी जा सकती है। कानूनी अधिकार आगे कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कानूनी अधिकार आगे कई भागों में बटे हुए हैं, और वे भाग हैं। पहला आता उसमें मौलिक अधिकार, दूसरा सामाजिक अधिकार या फिर नागरिक अधिकार, तीसरा राजनीतिक अधिकार, और चौथे हैं आर्थिक अधिकार। तो इस प्रकार से हम कानूनी अधिकारों को आगे 4 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है मौलिक अधिकार, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या होते हैं मौलिक अधिकार?
मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन देश के संविधान में होता है। हर देश ने अपने संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान किए हुए हैं और उनका वर्णन संविधान में किया गया है। भारत के संविधान द्वारा भी नागरिकों को कुछ ऐसे ही मौलिक अधिकार दिए गए। प्रश्न पैदा होता है कि मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहते हैं? अधिकार से काम चल रहा था तो इनके आगे मौलिक शब्द क्यों लगाया गया? मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार नागरिकों के लिए जरूरी होते हैं। जैसे आपकी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इनको मौलिक इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यदि ये आवश्यकताएं आपकी पूरी ना हो तो आपका जीवन नष्ट हो सकता है। इसी प्रकार कुछ अधिकार भी इतने जरूरी होते हैं कि यदि वे अधिकार नागरिकों को न दिए जाएं तो उनका जीवन नरक के समान बन सकता है, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि अधिकार वास्तव में सामाजिक सुविधाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति सुखमय जीवन नहीं जी सकता है। तो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं ये, अगर ये व्यक्ति को ना मिले तो व्यक्ति का जीवन नरक के समान बन जाएगा। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, याद रखने आपने, जिनका वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 में धारा 12 से लेकर 35 तक किया गया है। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है कि संविधान के भाग 3 में धारा 12 से लेकर 35 तक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वो 6 मौलिक अधिकार आपको दिखाए गए हैं चित्र में। आगे इनको बताया गया है। 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान में सभी नागरिकों को दिए गए हैं। उसके बाद ये जो 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं, इन अधिकारों का वर्णन हम आपकी ही कक्षा की एक दूसरी किताब है राजनीतिक विज्ञान की, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये आपकी अगली किताब है। तो इसका अध्याय 2 है, उसमें भारतीय संविधान में अधिकार। तो इस अध्याय 2 में मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो उस अध्याय में हम इनको विस्तार से बताएंगे। दूसरा आता है सामाजिक अधिकार या नागरिक अधिकार। सामाजिक अधिकार या नागरिक अधिकार, सोशल और सिविल राइट्स क्या होती हैं ये? सामाजिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते। व्यक्ति के एक पक्ष का विकास नहीं होना चाहिए बल्कि उसका बहुमुखी विकास होना चाहिए, तो उसको कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों की एक विशेषता ये है कि इन अधिकारों को देते समय नागरिकों और विदेशी में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कुछ सामाजिक अधिकार इस प्रकार हैं। उसमें पहला है जीवन का अधिकार। इस अधिकार का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करके उसके जीवन का अंत नहीं कर सकता है। जीवन का है, किसी भी तरह से व्यक्ति के जीवन को छीना नहीं जाना चाहिए। तो इस अधिकार का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करके उसके जीवन का अंत नहीं कर सकता है, और यदि कोई व्यक्ति किसी के प्राण ले ले तो कानून उस व्यक्ति को उचित दंड देगा। तो किसी भी तरह से व्यक्ति के जीवन को या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के जीवन को छीनने का अधिकार नहीं। इसी में ही सामाजिक अधिकार में दूसरा अधिकार आता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का अर्थ यह है कि लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को अपना विकास करने के समान अवसर दिए जाएंगे। चित्र दिखाया गया है राइट टू इक्वालिटी। तो सभी स्त्री पुरुष के बारे में बताया गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
सभी को अपना विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। तीसरा सामाजिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। आज के लोकतंत्र के युग में स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार वास्तव में एक अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। जैसे कौन कौन सी हैं वो स्वतंत्रताएं? विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, देश में आप कहीं भी अपना निवास बना सकते हैं, व्यवसाय का चुनाव करने की स्वतंत्रता। तो आपको पूरी आजादी है कि आप अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार का काम धंधा शुरू कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और इसमें नेक्स्ट है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ये भी एक सामाजिक अधिकार है। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार शिक्षा, ऐसी शिक्षा ना दी जाए या थोपी जाए जिसे व्यक्ति पसंद ना करता। इसके अलावा और भी सामाजिक अधिकार हैं, जैसे न्याय प्राप्त करने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसको ये अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वो न्याय प्राप्त कर सके। परिवार बनाने का अधिकार, ये व्यक्ति का सामाजिक अधिकार है। और एक है संपत्ति का अधिकार। हर व्यक्ति को एकल रूप से या फिर सामूहिक रूप से संपत्ति रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे कई सामाजिक अधिकार हैं। तीसरा इसमें आता है कानूनी अधिकारों में राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स। क्या है राजनीतिक अधिकार? राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा लोग देश के शासन कामों में भाग लेते हैं। राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को ऐसे अधिकार नहीं दिए जाते। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है राजनीतिक अधिकारों की कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि विदेशियों को देश के प्रति वफादार नहीं माना जाता। और दूसरा, क्योंकि ये वे अधिकार हैं जो लोगों को देश के शासन कामों में भाग लेने का अधिकार देते। कुछ राजनीतिक अधिकार इस प्रकार हैं लोगों के, जैसे उसमें पहला है वोट देने का अधिकार। लोकतंत्र का युग है तो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव से वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार दिया गया है। और दूसरा राजनीतिक अधिकार है चुनाव लड़ने का अधिकार। हर व्यक्ति को देश के शासन कामों में भाग लेने का अधिकार है और वो देश के शासन कामों में भाग तभी ले पाएगा जब उसे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। तो हर व्यक्ति जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा और भी राजनीतिक अधिकार हैं, जैसे राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। लोगों की अलग अलग विचार हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी विचारधारा के अनुसार संगठित होने या राजनीतिक दल बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार की आलोचना या विरोध करने का अधिकार, हालांकि ये वैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन यदि सरकार गलत काम कर रही है या किसी व्यक्ति को लगता है तो उसे सरकार उन कामों की आलोचना करने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, ये भी आपका राजनीतिक अधिकार है कि आप सरकार से प्रार्थना पत्र के द्वारा कोई भी मांग कर सकते हैं। और चौथा है आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स। आर्थिक अधिकार क्या है? आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के आर्थिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। अर्थात इन अधिकारों के द्वारा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकता है। अगर ये अधिकार ना दिए जाएं तो व्यक्ति अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकता है। तो इन अधिकारों के द्वारा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकता है। कुछ आर्थिक अधिकार आगे दिए गए हैं, उसमें पहला आता है काम प्राप्त करने का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम देना राज्य या सरकार का दायित्व है। क्योंकि व्यक्ति काम करने के लिए ही पैदा हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम देना राज्य या सरकार का दायित्व है। और जब तक राज्य उस व्यक्ति को कोई काम नहीं देता तब तक वह उसे जीवन निर्वाह के लिए बेरोजगारी भत्ता दे।
तो प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसको काम उपलब्ध करवाए, और यदि सरकार या राज्य काम उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं है तो उसको जीवन यापन करने के लिए बेरोजगारी भत्ता दे। राइट टू वर्क, उसके बाद काम के बदले में वेतन प्राप्त करने का अधिकार। तो काम के अधिकार के साथ ही वेतन का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। वेतन के अधिकार का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति से मुफ्त में काम नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको उसके काम का हर्जाना छोड़ दिया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से मुफ्त में काम नहीं लिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए। जितना काम किया है उसने, उसी के अनुसार उसको मजदूरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा और समाज पर आर्थिक अधिकार हैं, जैसे काम के घंटे निश्चित करने का अधिकार। ये नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति से उसकी क्षमता से परे जाकर काम कराया जाए, तो काम के घंटे निश्चित किए जाने चाहिए। और दूसरा है छुट्टियां लेने का अधिकार। व्यक्ति को अपने सामाजिक जीवन में, तो सामाजिक जीवन में उत्सवों या शादी को मनाने के लिए छुट्टियां लेने का अधिकार भी होना चाहिए। तो ये व्यक्ति के आर्थिक अधिकार है। अगला हमारे पास आता है अधिकार और जिम्मेदारियां। वास्तव में अधिकार जो हैं वो जिम्मेदारियां हैं। वास्तव में अधिकार जिम्मेदारियां होते हैं, और यह जिम्मेदारी राज्य और लोगों दोनों पर डाली जाती। सिर्फ अधिकार ये नहीं है कि लोगों की जिम्मेदारी होती है, बल्कि राज्य की भी जिम्मेदारी होती है। अधिकार राज्य पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि वह अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ खास कदम उठाए। सबसे पहली जिम्मेदारी जो राज्य पर डाली जाती है, क्योंकि राज्य ही अधिकारों को लागू करता है, तो लागू करने के लिए विशेष प्रावधान करे। प्रत्येक अधिकार राज्य को निर्देश देता है कि उसके लिए क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए, जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है ताकि दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने की स्थिति में वह व्यक्ति को बचा सके। जो जीवन का अधिकार, तो वहां राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि यदि व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाता है तो वो उसको बचाए, और क्षति पहुंचाने पर दोषी को दंडित करे। ये राज्य की जिम्मेदारी है, तभी अधिकारों को सही प्रकार से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा अधिकार सिर्फ यह ही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, बल्कि वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। सिर्फ करना ही नहीं है, बल्कि जो नहीं करना है वो ये भी बताते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि सरकार अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर वह उसे गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे अपनी इस कार्यवाही को जायज ठहराना पड़ेगा, और उसे किसी न्यायालय के सामने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। तो सिर्फ यही नहीं बताती है कि राज्य को क्या करना है, बल्कि अधिकार ये भी जिम्मेदारी तय करते हैं कि क्या नहीं करना है राज्य को। इसी प्रकार अधिकार लोगों पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि जो सुविधा हम अपने लिए चाहते हैं वैसी ही सुविधा हम दूसरों को भी दें। तो पहली जिम्मेदारी क्या है हमारी, जो लोगों पर जिम्मेदारियां तय करते हैं, उसमें पहली जिम्मेदारी है अधिकार लोगों पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि जो सुविधा वे हम अपने लिए चाहते हैं वैसी ही सुविधा हम दूसरों को भी दें। इसे समझाने के लिए टिकाऊ विकास या सतत पोषणीय विकास का उदाहरण दिया जा सकता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना है ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। अतः इस बारे में हमारे अधिकार हम पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि हम सिर्फ अपनी निजी जरूरतों और हितों के बारे में ही न सोचें, बल्कि कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर हैं। जैसे क्या क्या करना चाहिए हमें, ओजोन परत की रक्षा करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोककर
हरियाली बनाए रखना, परिस्थितिकीय संतुलन को कायम रखना। तो अधिकार हम पर जिम्मेदारी डालते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सबके लिए अनिवार्य हैं। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है और इन चीजों के बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकती है। दूसरी जिम्मेदारी जो अधिकार लोगों पर डालते हैं, अधिकार हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करें। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी ये अधिकार देना होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं चाहता हूं कि मुझे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार मिले, तो मुझे दूसरों को भी विचार प्रकट करने का अधिकार देना होगा। इसी प्रकार अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, अपनी पसंद का संगीत सुनूं, तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में भी दखलंदाजी नहीं करनी है। मुझे उन्हें भी अपनी पसंद के कपड़े या संगीत सुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हमें दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरों के अधिकारों में भी दखलंदाजी न करें। तीसरी जिम्मेदारी जो अधिकार लोगों पर डालते हैं, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। अगर चीजों में टकराव हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है। आपको मिला हुआ है अभिव्यक्ति, तो आप फोटो ले सकते हैं, लेकिन यदि मैं नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाजत के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट पर डाल दूं, तो यह उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। टकराव यहां पर पैदा हो जाता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की जो निजता का अधिकार है उसमें दखलंदाजी करने लग जाए। तो ऐसा जो माना जाता है, तो ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होते हैं कि हम दूसरों के अधिकारों की भी सम्मान करें। और चौथी जिम्मेदारी जो अधिकार लोगों पर डालते हैं, वो है नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस या जागरूक रहना होगा। ये सबसे जरूरी है। अपने अधिकारों पर लगाए, जो सरकार द्वारा जो लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं या नियंत्रण लगाए जाते हैं, उनके प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आजकल जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है अधिकारों पर बढ़ते प्रतिबंध। हर सरकार जो लोगों को अधिकार दिए गए हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए उतारू है। देखने में आया है कि सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रही, लेकिन सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए ये प्रतिबंध लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हालांकि सरकार का एक बहुत बढ़िया सा बहाना होता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, लेकिन जिस प्रकार से लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उससे लोगों के जो अधिकार हैं वो छीनने का खतरा पैदा हो गया। आज किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये सभी सरकारों में, सभी देशों में आम बात हो गई है कि आपके ऊपर यदि जरा सा भी संदेह है तो सरकार आपको गिरफ्तार कर सकती है, जो व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या सरकार को महज संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या सरकार को लोगों के फोन टेप करने की छूट दी जा सकती है? ये भी एक ज्वलंत आजकल विषय है कि अगर हर सरकार लोगों के जो भी उनको लगता है कि ये उसके लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, फोन टेप करना शुरू कर देती है। क्या सच कबूल करवाने के लिए पुलिस को यातना का सहारा लेने दिया जाना चाहिए? ये भी पुलिस थानों में एक आम बात हो गई है
कि सच जो नहीं कई बार होता है तो लोगों पुलिस की समझ में नहीं आता है तो उसको जबरदस्ती यातना दी जाती है और जबरदस्ती सच कबूल करवाया जाता है। तो क्या सच कबूल करवाने के लिए पुलिस को यातना का सहारा लेने दिया जाना चाहिए? ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करती हैं। नागरिक स्वतंत्रता का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं, मनमानी कर सकती हैं और वे अपने इन उद्देश्यों को भूल सकती हैं जिसके लिए सरकारें बनती हैं। और वो उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना। तो इसलिए वो मनमानी करने पर उतर जाती हैं। इसलिए हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अधिकार ही लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। अधिकार ही हैं जो व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाते हैं। और यदि सरकार अधिकारों पर नियंत्रण लगाएगी आने वाले समय में, तो लोगों के लिए जो सुखमय जीवन है, कल्याणकारी जीवन है, उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपने अधिकारों के प्रति या जो उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। धन्यवाद। नमस्कार।